अगर ये बिल किसान के विरोध में होता तो आज सबसे पहले मेरी सरकार में प्रवेश खड़ा होता और ये बोलता कि ये किसान के विरोध में बिल है। गीता को साक्षी मानकर बोलता हूं, इस गीता के ऊपर हाथ रखकर बोलता हूं, ये जो किसान बिल आया है ये किसान के हित में है, ये किसान की लागत को 3 गुना करेगा, ये किसान को और खुशहाल पूरा किया नहीं किया। ये गिरगिट है जो अपना रंग बदलता है, ये केजरीवाल नहीं है, ये नटवर लाल है जो दिल्ली को झूठ बोलता है, ये नौटंकी लाल है जो दिल्ली को झूठ बोलता है। यहां पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली को अपनी जमीन दी है। दिल्ली में जब ये कॉलोनियां बस रही थी इन्होंने अपनी खेती की जमीन दी है और आज भी दिल्ली में 100 गांव से ज्यादा गांव में खेती होती है, मगर इनको अपना बाजार का भाव नहीं मिलता। मेरे से ये किसान पूछते हैं कि एमएसपी का दाम हमें दिल्ली में क्यों नहीं मिलता, हमें क्यों झज्जर में जाना पड़ता है अपनी फसल को बेचने के लिए, हमें क्यों बहादुरगढ़ जाना पड़ता है अपनी फसल को बेचने के लिए, हमें नजफगढ़ की मंडी में, बवाना की मंडी में, नरेला की मंडी में हमें अपना भाव क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एमएसपी योजना आज तक केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं की। जब लागू नहीं करी तो भाव कैसे मिलेगा? ये जो किसान बिल है मैं इसको कोई बिल के रूप में नहीं देखता हूं। ये जो आंदोलन चल रहा है मैं इसको किसान आंदोलन के रूप में नहीं देखता हूं। मैं इसको देखता हूं कि जब 6 साल पहले देश में भारत माता के सच्चे सपूत ने शपथ ली, जब उसने कहा कि मेरी सरकार किसान गरीब को समर्पित रहेगी, जब उनके आने के बाद में एक एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लग गई, 20 से ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार बनी थी, ये सारे विपक्ष के हाथ पैर फूल गए। ये सारी विरोधी ताकतें एक होती जा रही हैं। जब लोकसभा का चुनाव आया तो एक मंच पर सारे खड़े हो गए। कांग्रेस थी, शिवसेना थी, लालू था, मुलायम सिंह यादव था, केजरीवाल था, लेफ्टिस्ट थे, सारे चोर एक मंच पर खड़े होकर ऐसे हाथ मिला रहे थे। ये क्यों हाथ मिला रहे थे? उनको मालूम था कि देश का थानेदार, देश का चौकीदार, एक ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया है। अगर हमें अपनी जान बचानी है, अगर हमें अपने घोटालों पर पर्दा डाले रखना है, अगर हमें जेल में नहीं जाना तो सबको एक होकर रहना पड़ेगा। क्या कोई सोच सकता था? हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान दे दी कि वो राम मंदिर का सपना पूरा होते हुए देखें। ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आज भी हमें जिंदा रखा है और हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जय श्री राम, जय श्री राम। और उस सपने को किसी ने पूरा किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। ये उनको चुभ रहा है विपक्ष की ओर, ये कांग्रेस को चुप कि अब वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कैसे करेंगे, अब वो चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा कैसे भुनाएंगे। अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा इस देश में खत्म हुआ है तो वो भी हम ही ने खत्म किया है और हमने राम मंदिर बनाकर दिखाया है और हमने देश को और विश्व को बताया है कि भारत में हिंदुओं की ये ताकत है कि आज हमारा राम मंदिर विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई का मंदिर आज वो बनने जा रहा है। ये हमारी ताकत है। जय श्री राम।
जब 370 हट गया तो सारे कश्मीरी, वहां के लोग जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मार के काट के उनकी बहनों के साथ में बलात्कार करके उनके भाइयों के सर पे गोली मारकर कश्मीर से निकाल दिया, जब 370 हटा तो किसके पेट में दर्द हुआ? ये विपक्ष की पार्टियों के पेट में दर्द हुआ। उनको लग रहा था अब कश्मीरी हिंदुओं को वापस जगह मिल जाएगी। क्या कोई देश में ये सपना देख सकता था कि जिन कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाल दिया, एक ऐसा समय आएगा जब उन कश्मीरी हिंदुओं को वापस कोई बसा के वहां पर उनका घर दिला देगा, जमीन दिला देगा? कोई ऐसा सोच नहीं सकता था कि 370 हट जाएगी, राम मंदिर बन जाएगा, ट्रिपल तलाक हो जाएगा। ये लड़ाई किसान आंदोलन की नहीं है, ये लड़ाई है, ये सारे विपक्ष एक होकर इनके 6 साल में जो इनकी पीड़ा हो रही थी, इनको कष्ट हो रहा था, इनको नींद नहीं आ रही थी, आज इनको लगता है कि किसान के कंधे पर ये बंदूक रखकर गोली चला सकते हैं। मैं भी किसान की पृष्ठभूमि से आता हूं। मेरे यहां पर बैठा हर बुजुर्ग, हर बच्चा एक किसान की पृष्ठभूमि से है। अगर ये बिल किसान के विरोध में होता तो आज सबसे पहले मेरी सरकार में प्रवेश खड़ा होता और वो बोलता कि ये किसान के विरोध में बिल है। मगर जय श्री राम। आज जो वहां पर आंदोलनकारी बैठे हैं वो किसान कम है, वो भड़काए हुए किसान बैठे हुए, वो भोले भाले किसान हैं जिनको भड़का कर बिठाया हुआ है। वो तो बिचौलिए हैं जो मंडियों में आड़ती हैं, बिचौलिए हैं जो किसान का टैक्स खाते थे, किसान की हक के पैसे को खाते थे। ये तो वो सारे आए हुए हैं। ये गरीब किसान, ये ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब से लाकर 2-2 महीने का राशन लाकर गरीब किसान नहीं बैठ सकता। ये तो वो आड़ती है, बिचौलिए हैं और उनके पीछे ये कांग्रेस की सरकार है, अमरिंदर की सरकार है। ये सारी विपक्षी पार्टियां उनको पैसा दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये किसान आंदोलन नहीं है, ये तो 6 साल की पीड़ा है, 6 साल का कष्ट है। इस देश में हिंदू क्यों आगे बढ़ रहा है? ये हमारे ऊपर में मुगलों ने राज किया, सैकड़ों साल राज किया। हमारे ऊपर में तीर्थ स्थान का टैक्स लगता था, हमारे बच्चों को जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों को मार दिया क्योंकि उन्होंने मुसलमान बनने से मना कर दिया। आज जब इतनी सदियों के बाद में आज हिंदू जागा है, आज हिंदू राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, आज मेरे शहीद भगत सिंह का सपना पूरा हो रहा है, रानी झांसी लक्ष्मीबाई का सपना पूरा हो रहा है, तो ये विपक्ष की पार्टियों में वो पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए किसान आंदोलन के रूप में बैठ गई है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों चर्चा नहीं कर रहे? अरे मुझसे चर्चा करो भाई। जब लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रही थी किसान बिल के ऊपर में, जितनी भी विपक्ष की पार्टियों ने जो भी वहां पर बात रखी, अभी हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा। अभी कुछ समय पहले इसी गौशाला में हमने कार्यक्रम किया था, तो मुझसे एक बुजुर्ग ने कहा था इस बिल में ये लाइन लिखवा दो कि एमएसपी योजना लागू रहेगी। इस बिल में ये लाइन लिखवा दो कि मंडियां चालू रहेंगी, जिंदा रहेंगी। आज हमारी सरकार ने कहा है कि हम इस बिल में लिख देंगे कि एमएसपी रहेगी, हम इस बिल में लिख देंगे कि एपीएमसी रहेगी, मंडियां रहेंगी। उसके बाद में कोई झगड़ा बचता है क्या? एक जूता बनाने वाला दिल्ली में जूता बनाता है, महाराष्ट्र में अपना 200% का प्रॉफिट लेकर बेचता है।
क्यों उत्तर प्रदेश का किसान महाराष्ट्र में अपनी फसल क्यों नहीं बेच सकता? उसको क्यों रोकते हैं? ये मंडियां तब बनी थी, जब मंडियां बनी थी तो अच्छा था। ये मंडियां बनी थी, ये मंडियां क्यों बनी थी? ये मंडियां इसलिए बनी थी कि कोई सेठ आकर किसान को कम कीमत ना दे, इसलिए मंडी बनी थी। जब देखा कि मंडियों में किसानों का शोषण हो रहा है, वह आड़ती वो कपड़ा डालकर, नीचे हाथ डालकर व्यापारी के साथ में मोल भाव करता है। किसान को बेचारे को पता नहीं लगता क्या मोल भाव किया है, और उसको पता लगता है कि इतना सस्ता बिक गया। अब तो बिक गया। मैं ट्रैक्टर लेके आया था, फसल लेकर आया था, उसका किराया भी लग गया। अगर मैं ये भाव में नहीं माना तो वापस लेके जाऊंगा, फिर ट्रैक्टर लेके आऊंगा, फिर किराया भाड़ा लगेगा। अब मैं इसी भाव को मान लेता हूँ, उसी भाव को मान लेता है। आड़ती उसका शोषण करता है। जिन लोगों के पास में खरीदने के लिए लाइसेंस है, वो सारे टोली बना लेते हैं। वो कहते हैं आज धान को इतने रुपए से ज्यादा में नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो उस भाव से ज्यादा बढ़ते नहीं हैं। वो सारा शोषण हो रहा था। पंजाब में किसान को मंडी में 10% का टैक्स देना पड़ता था। क्यों दे भाई 10% का टैक्स? क्यों किसान को वो पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्यों अगर आलू 40 रुपए का बिकता है, अगर प्याज 40 रुपए का बिकता है, तो क्यों किसान का आलू प्याज 2 रुपए का बिके? क्यों वो सीधा आकर अपने सेठ को नहीं दे सकता है? ये किसान को आगे बढ़ाने की योजना है। तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है कि अगर किसान आगे बढ़ गया, अगर उसकी लागत 3 गुना हो गई, तो फिर तो ये जिंदगी भर मोदी जी को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए ये बिल को आने नहीं देना चाहिए। इस बिल को वापस लो। हमारी सरकार ने 5-5 बार उनके साथ मीटिंग करी है। वो 30-30 नेता आ जाते हैं, यस नो का पर्चा लेके आ जाते हैं। क्या लोकतंत्र में यस नो की बात होती है? आप अपनी बात करो, क्या इस बिल में कमी है, आप उसके बारे में चर्चा करो। अगर आपकी बात ठीक होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरी सरकार उसमें बदलाव करेगी। मगर आपकी बात आड़ती के पक्ष की नहीं होनी चाहिए, बिचौलियों के पक्ष की नहीं होनी चाहिए। आपकी बात इस देश के गरीब जुझारू किसान के पक्ष की होनी चाहिए। आपकी बात इस देश के उपभोक्ता की पक्ष की होनी चाहिए। मैं दिल्ली के सारे किसान, यहां पर अभी अभी मुझे गीता दी है, अभी अभी मुझे भगवत गीता भेंट करिए। मैं इस गीता को साक्षी मानकर बोलता हूं, इस गीता के ऊपर हाथ रखकर बोलता हूं, ये जो किसान बिल आया है, ये किसान के हित में है। ये किसान की लागत को 3 गुना करेगा, ये किसान को और खुशहाल करेगा। जिंदाबाद।